बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने सेकेंड वीक के थर्ड लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज अगेन स्टिल वील कंटिन्यू विद आवर सेंट्रल बैंक चैप्टर। इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। आई होप यू ऑल विल स्टे इन टच। इस अगस्त चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट की तरफ जाने से पहले वी विल फर्स्ट रिव्यू आवर प्रीवियस लेक्चर कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन सी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। तो वी हैड डिस्कशन ऑन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट, इट वाज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक। हम लोगों ने डिटेल में इन दोनों में डिफरेंस समझा कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। हमने देखा इनमें मेन डिफरेंस ये था कि सेंट्रल बैंक वाज मेनली डीलिंग dealing with general commercial banks and government, and it was not operating for profit maximization. It was operating in the general public welfare. और कमर्शियल बैंक की हमने बात की थी। कमर्शियल बैंक वाज प्योरली ऑपरेटिंग ऑन प्रॉफिट मोटिव्स, जिसमें उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन मोटिव था। उसके बाद हमने देखा कि नेचर एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। हमने डिफरेंट फंक्शंस देखे सेंट्रल बैंक के, कौन कौन सा रोल था जो इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक प्ले करता है। एंड उसके साथ हमने उनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात की कि कौन कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से बुनियादी उसूल हैं जिनको सामने रख के सेंट्रल बैंक ऑपरेट करता है। And finally, in our last lecture, we discussed monetary policy and its objectives. कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, हमने बहुत डिटेल में बात की। मॉनेटरी पॉलिसी की टाइप्स, कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, उसके ऑब्जेक्टिव्स की हमने बात की। आई होप आप सब लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो आज हम लोग अपनी बात करेंगे अपने नेक्स्ट जो टॉपिक रिमेनिंग पार्ट था इस चैप्टर का, दैट वाज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल टूल्स। अगर हम मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल की बात करें, जैसे हमने पहले लेक्चर में भी बात की थी कि मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस ये होता है कि वो सारे मॉनेटरी मेजर्स जो सेंट्रल बैंक लेता है, इकदाम उठाता है इन ऑर्डर टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सिचुएशन कंडीशन जो भी हैं आपकी। तो मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल दो किस्म के हैं, क्वांटिटेटिव और जनरल मेथड्स, क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव मेथड्स आर जनरल इन नेचर। यहाँ पे हम डायरेक्टली सप्लाई ऑफ मनी को टारगेट करके इकोनॉमी को मूव ऑन करते हैं जो भी हमारी ज़रूरत होती है। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है बैंक रेट पॉलिसी, उसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एंड उसके साथ है वेरिएशन इन कैश रिजर्व रेशो। इनको हम आगे चल के डिटेल में स्टेप बाय स्टेप ईच वन को हम डिस्कस करेंगे। और क्वालिटेटिव मेजर्स, सेलेक्टिव मेजर्स, दे आर क्विक इन एक्शन। इनको जैसे हम ऑपरेट करते हैं इसको अब जल्दी से आप अपने डिज़ायर जो मोटिव्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिट रैशनिंग की, उसके साथ है डायरेक्ट एक्शन है, मोरल परसुएशन है, पब्लिसिटी है, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट है, रेगुलेटिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑन सिक्योरिटी और लोन्स हैं। अब हम चलते हैं हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं इंडिविजुअली। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये है बैंक रेट पॉलिसी। अब बैंक रेट पॉलिसी को समझने से पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज बैंक रेट। What is bank rate? It is the rate at which central bank rediscounts bill of exchange, or in simpler words, in other words, it is the rate at which central bank advances loan to commercial bank. हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि सेंट्रल बैंक के जो कस्टमर होते हैं वो कमर्शियल बैंक्स होते हैं और गवर्नमेंट होती है। कमर्शियल बैंक्स को गाय बगाए लोन्स की ज़रूरत होती है, उनके जो रिज़र्व्स हैं मॉनेटरी रिज़र्व वो फॉल कर रहे होते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम। जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है तो दे कॉन्टैक्ट सेंट्रल बैंक और वहाँ से उनको लोन दिया जाता है। तो ये वो रेट है, बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन पे करता है। अब इस रेट को कम या ज़्यादा करने से कैसे हम लोग सेंट्रल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी अपने डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, हाउ बैंक रेट
bank rate policy works. If the target is to increase supply of money in the economy, हम दो सिनारियोस पढ़ेंगे, बार बार हम अपनी आसानी के लिए डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन, target, if the target is increase in supply of money, and secondly if the target is decrease in supply of money. हम एक बार अगेन आपको मैं रिव्यू करवा दूं कि सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज क्यों किया जाता है. इन सप्लाई ऑफ मनी अगर स्टेप मकसद हो, टारगेट हो, तो सप्लाई ऑफ मनी इसलिए इंक्रीज किया जाता है ताकि इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक स्लम्प की सिचुएशन है, डिप्रेशन में है, इकोनॉमी को एक्टिवेट करना है, तो उसमें आप सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करते हैं. इसका ऑपोजिट केस है इफ़ प्राइजेस आर टू हाई, इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है, तो उस केस में आप क्या करते हो, सप्लाई ऑफ मनी को डिक्रीज करते हो. अब लेट अस एक्सप्लेन इट फर्दर. लेट्स से इफ बैंक रेट, अगेन बात उसकी करेंगे, टारगेट इज टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. अगर मुल्क में सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में बढ़ाना हो तो क्या किया जाता है, बैंक रेट को लोअर किया जाता है, बैंक रेट को कम किया जाता है. व्हाट दिस विल डू, दिस विल इनकरेज कमर्शियल बैंक्स टू बोरो मोर मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक, क्योंकि अब कॉस्ट ऑफ जो बोरोइंग है वो कम हो गई है. अब आपको कम कम रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन मिल रहा है सेंट्रल बैंक की तरफ से. ये इनकरेज करेंगे कमर्शियल बैंक्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें सेंट्रल बैंक से. व्हेन सेंट्रल बैंक लोअर्स डिस्काउंट रेट, कमर्शियल बैंक ऑल्सो लोअर देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट. जाहिर बात है, डिस्काउंट रेट कम होगा तो आगे जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स ने जनरल पब्लिक को लोन देना है, इंटरेस्ट रेट वो भी कम होगा. Now this will encourage people to borrow more money from commercial bank and resulting in increase in supply of money in the economy. तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि कैसे बैंक रेट को कम करके हम लोग इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई को बढ़ा सकते हैं. सेंट्रल बैंक ने बैंक रेट को कम किया. As a result, this will encourage commercial banks to borrow more loans from central bank. जब से कमर्शियल बैंक लोन ले रहे हैं, तो जब बैंक रेट कम हुआ है तो साथ में जो कमर्शियल बैंक्स हैं पब्लिक के साथ डीलिंग के साथ जो वो रेट, इंटरेस्ट रेट को कैरी करते हैं, उसको कम करेंगे. उसको कम करने से जनरल पब्लिक इनकरेज होगी टूवर्ड्स मोर लोन, एंड दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. तो ये तो बैंक रेट पॉलिसी. और इसका ऑपोजिट केस वाइस वर्सा, अगर अगर टारगेट इज़ टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, इसमें फिर क्या करेंगे, बैंक रेट को हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे. बैंक रेट इंक्रीज़ करने से क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो इंक्रीज़ होगी. दिस विल डिस्करेज कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम बोरोइंग मोर लोन्स. कमर्शियल बैंक्स कम लोन लेंगे, कमर्शियल बैंक्स आगे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे. This will also discourage general public to borrow more, to borrow money, and this will ultimately result in decrease in supply of money. Second point is sale and purchase of government secure open market operations. This is also important tool for controlling credit. Sale and purchase of government securities in open market, that is stock exchange, by the central bank is called open market operation. Now how it works? First of all, to reduce money supply. अगर मनी सप्लाई टारगेट हो कम करना, इसमें क्या होगा, सेंट्रल बैंक सेल्स सिक्योरिटी, सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचती है. इसमें क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ कैश विद पीपल एंड बैंक इज़ रिड्यूस. क्यों रिड्यूस हुआ, बिकॉज जो जनरल पब्लिक है और बैंक्स हैं वो जब परचेज करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, तो उसकी वजह से होगा पैसा कैश जा रहा है बैंकों से, जनरल पब्लिक से सेंट्रल बैंक की तरफ. जब सेंट्रल बैंक की तरफ पैसा गया तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई कम होगी. नाउ विद लेस अमाउंट ऑफ कैश, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स ने आगे सिक्योरिटीज़ में लगा दी, जनरल पब्लिक्स ने भी लगा दिए, तो कमर्शियल बैंक्स कैन गिव लेस लोन्स एंड सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन ऑल्सो रिड्यूसेस. उसके साथ है टू इंक्रीज, अगर मकसद है टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी, सेंट्रल, इस केस में क्या होता है, सेंट्रल बैंक परचेजेस सिक्योरिटी. इन दिस केस कैश इज पेड आउट विच विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी. पहले हमने बात की थी अगर रिड्यूस करना है सप्लाई ऑफ मनी, उसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपनी सिक्योरिटीज़ को, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल करता है. सेल करने से क्या होगा, सिक्योरिटीज़ जाएंगी
जनरल पब्लिक के पास सिक्योरिटीज़ जाएंगी कमर्शियल बैंक के पास, उसके बदले में इनका जो पैसा है, कैश है, जनरल पब्लिक और आपका कमर्शियल बैंक्स का, वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। इस तरीके से इकोनॉमी में आपका जो पैसे की सप्लाई है वो कम होगी। अगर इंक्रीज़ करना है तो सेंट्रल बैंक परचेज करती है सिक्योरिटीज़, यानी इन दिस केस ऑपोजिट है, सेंट्रल बैंक से पैसा जा रहा है कमर्शियल बैंक्स की तरफ और जनरल पब्लिक्स की तरफ, और इस तरह इकोनॉमी में अगेन पैसे की सर्कुलेशन जो होती है वो इंक्रीज होती है। इसके साथ जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज वेरिएशंस इन कैश रिजर्व रेशो। First of all, we have to understand what is cash reserve ratio. The percentage of cash required to be kept in reserve vis-a-vis a bank's total deposit is called cash reserve ratio. In simpler words, every member bank schedule bank जो state bank के साथ registered है, every member bank is required to keep certain percentage of its total deposits with the central bank. कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा जनरल पब्लिक डिपॉजिट करवाती है, उसका एक सर्टन परसेंटेज जो सेंट्रल बैंक डिटरमिन करता है, आपने इन कैश फॉर्म सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है कमर्शियल बैंक्स में। उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि कस्टमर्स की ज़रूरियात होती हैं, कस्टमर को अपना पैसा जो डिपॉजिट होता है वो गाय बगाए ज़रूरत होती है, वो सेंट्रल कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, तो कमर्शियल बैंक मस्ट हैव सम अमाउंट इन कैश फॉर्म ताकि वो अपने कस्टमर की ज़रूरत को पूरी कर सके। नाउ हाउ इट वर्क्स, if central bank desires to reduce the supply of money, it raises the reserve ratio. This will mean commercial bank will be left with fewer amount to lend. अब इसमें क्या है, let's say if reserve ratio is 20%, स्टार्ट हम ले रहे हैं 20% से किस रिजर्व रेशो, यानी टोटल डिपॉजिट्स का 20% अगर रिक्वायरमेंट है आपने रिजर्व में रखना है। अगर सेंट्रल बैंक कहती है कि हमने पैसे की सप्लाई को रिड्यूस करना है, क्या करते हैं, कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देता है, यानी इट विल गो टू 25%। यानी पहले कमर्शियल बैंक्स टोटल अपने पास भी 20% टोटल डिपॉजिट्स का कैश फॉर्म में रखना था सेंट्रल बैंक के पास, अब 25%। अब इससे होगा क्या कि कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है वो कम होगा, पैसा उनके पास कम होगा तो अल्टीमेटली दे विल लैंड फ्यूअर लोन्स, और लोन कम होगा तो इकोनॉमी में पैसा भी कम होगा। इसका ऑपोजिट केस है, इफ एम इज टू इंक्रीज मनी सप्लाई, इसमें क्या होगा, कैश रिजर्व रेशो को कम कर दिया जाएगा। अब कमर्शियल बैंक की रिक्वायरमेंट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। अब कैश रिजर्व रेशो, उनको कम अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करने होगी कैश रिजर्व रेशो में। अल्टीमेटली जो कमर्शियल बैंक है उनके पास अपने रिजर्व ज़्यादा रह जाएंगे और वो आगे लोन भी ज़्यादा दे सकते हैं और इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई भी इंक्रीज होगी। ये था कैश रिजर्व रेशो। इस टूल के थ्रू किस तरीके से इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई को कम या ज़्यादा किया जाता है। अब ये तो थे पहले तीन जो हमने डिस्कस किए, ये थे क्वांटिटेटिव टूल्स, ये जनरल टूल्स। इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिटेटिव कंट्रोल टूल्स। और दे आर वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर डायरेक्ट इन नेचर, दे आर सेलेक्टिव, डायरेक्ट एंड क्विक इन एक्शन। इसमें क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इसमें रेगुलेशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट है, रेगुलेशन इन कंज्यूमर क्रेडिट है, क्रेडिट रैशनिंग है, मोरल परसुएशन, एडवर्टीजमेंट और डायरेक्ट एक्शन। अब बारी बारी हम इन सबको डिस्कस करते हैं। रेगुलेशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, whenever a bank loans against security, it keeps a margin, it gives small amount against the value of security. So अब इसकी value against security, so when target is to reduce the supply of money, it asks the member banks to increase margin requirement, which will result in decrease in loans. अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, जनरल पब्लिक जब कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, they have to submit some sort of security. Let's say simple understanding के लिए, अगर आपको 75 रुपीज़ का लोन चाहिए तो you have to show 100 rupee worth security. This is the margin between security and loans. अब लेट से पैसे की सप्लाई को डिक्रीज करना है तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है, यानी नाउ इफ यू नीड 75 रुपीज़ लोन, यू हैव टू शो 120 रुपीज़
वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब ज़्यादा लोगों के लिए, ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस के लिए इस अमाउंट की वैल्यू की सिक्योरिटी शो करना मुश्किल हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट इकोनॉमी में जो लोन्स हैं, बोरोइंग्स हैं कमर्शियल बैंक से, वो भी डिक्रीज़ होंगी और अल्टीमेटली इकोनॉमी में जो पैसे की सप्लाई है वो कम होगी। इसका ऑपोजिट केस है, अगर पैसे की सप्लाई को इंक्रीज़ करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाता है। यानी अब 75 रुपीज़ लोन के लिए यू विल नीड टू शो वैल्यू ऑफ 90 रुपीज़ वर्थ सिक्योरिटी। तो फिर लोगों के लिए आसानी हो जाती है कि कम मार्जिन पे लोग अपना सिक्योरिटी शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्जिन रिक्वायरमेंट से इसको टारगेट किया जाता है। इसके साथ है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। Lenient policy about consumer credit for the purchase of consumer good will increase loans and supply of money, while strict policy regarding consumer credit will cause the supply of money to go down. Now, if central bank is following expansionary monetary policy, that is lenient monetary policy, जिसमें मकसद होता है इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई को इंक्रीज करना, तो उसमें कंज्यूमर क्रेडिट के लिए भी lenient पॉलिसी होती है। कंज्यूमर क्रेडिट कंज्यूमर सेक्टर के लिए लोन्स की इजाज़त दी जाती है, उसके लिए लीनियंट पॉलिसी अपनाई जाती है, जिसमें कंज्यूमर लोन लेते हैं और उनको डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स कंजम्पशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस विल इंक्रीज लोन्स एंड अल्टीमेटली सप्लाई ऑफ मनी। लेकिन अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा, इकोनॉमी में वेरिएबल इस तरह के हैं कि आपको सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना है, तो उसमें आप स्ट्रिक्ट पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करते हो। इसमें कंज्यूमर क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इट विल कॉज सप्लाई ऑफ मनी टू गो डाउन। अब ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी कब अप्लाई की जाती है? व्हेन गवर्नमेंट वांट्स टू डाइवर्ट फंड टुवर्ड मोर प्रोडक्टिव सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। इसके साथ जो नेक्स्ट है दैट इज क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग क्या है कि सेंट्रल बैंक समटाइम फिक्सेस द लिमिट अप टू विच इट लोन्स टू इट्स मेंबर बैंक्स। इफ सेंट्रल बैंक अडॉप्ट्स एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अगेन जिसमें पैसे की सप्लाई को बढ़ाना हो, द रैशनिंग लिमिट ऑफ लोन इंक्रीजेज। यानी अब सेंट्रल बैंक जो अमाउंट ऑफ लोन्स हैं जो वो कमर्शियल बैंक्स को एडवांस करते हैं वो लिमिट बढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास अब स्पेस होती है कि वो ज़्यादा लोन ले सकें सेंट्रल बैंक से और आगे वही लोन वो लोग जनरल पब्लिक को दें अपने इंटरेस्ट के लिए। इससे जो इकोनॉमी में सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगी। उसके साथ नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं दैट इज़ मोरल परसुएशन। अखलाकी तौर पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को गाय बगाए गाइडलाइंस देता रहता है कि आप स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो उनको डायरेक्शंस मिली हैं उन पे अमल करें मुल्की मफाद में। एडवर्टीजमेंट, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सेंट्रल बैंक एडवर्टाइज़ करती है आवाम को, सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स को इंफॉर्मेशन देती रहती है इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, क्या ज़रूरत है, किस जगह पैसा इस्तेमाल करना है, नहीं करना, ये सारी बातें एडवर्टीज़मेंट में आ जाती है। एंड फाइनली इससे पहले हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े, अगर कोई इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक्स इन पॉइंट्स में प्रॉपर उस पे अमल नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा कि सेंट्रल बैंक विल अल्टीमेटली टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट सच इंस्टीट्यूशंस और इसमें फाइन्स भी हो सकते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन भी इवन कैंसिल हो सकती है। तो ये हम लोग के आज का रिमेनिंग लेक्चर था। आई होप आपको रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का होगा, दैट विल बी कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।